नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम कुर्सीनामा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल लगातार तेज हो रही है। जीत हासिल करने के लिए पार्टियां एक के बाद एक नए दांव भी चल रही हैं, जिसमें कुछ दमदार भी दिख रहे हैं। अब की बार के चुनावी घमासान में सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोरोना काल के बावजूद कोई भी पार्टी कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। जनता से जुड़कर उन्हें प्रभावित करने के लिए सियासी दल और कवायदों में जुटे हैं। हालांकि योगी, अखिलेश और प्रियंका गांधी के मुकाबले मायावती ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन उनकी जगह बसपा के अन्य दिग्गज नेता दमदारी के मैदान में जरूर डटे हुए हैं। बहरहाल सूबे में चल रही सियासी जोर आजमाइश के बीच चलिए अब आपको हम लेकर चलते हैं उस विधानसभा क्षेत्र जहां से जीतने वाली पार्टी अपनी सरकार भी बनाती है, और ये सीट है सुल्तानपुर सदर। और अब यहां के हर एक सियासी समीकरण को समझने के लिए शुरू करते हैं कुर्सीनामा का आज का सफर। तो कुर्सीनामा में आज हम जिस सीट की बात कर रहे हैं वो है सुल्तानपुर सदर। सियासी लिहाज से ये सीट काफी अहम है, लेकिन फिर भी विकास, रोजगार और कई ऐसे मुद्दे हैं वो जस के तस बने हुए हैं। आपको बता दें कि सुल्तानपुर बीजेपी की वरिष्ठ नेता मेनका गांधी का संसदीय क्षेत्र भी है। पिछले कुछ चुनाव के परिणाम देखें तो ये पता चलता है कि यहाँ की जिस भी पार्टी ने चुनाव जीता है, सूबे में उसकी सरकार बनी है। ऐसे में हर दल यहां जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है, और इस सीट से दो बाहुबली भाई सोनू मोनू भी अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। इसमें एक भाई सपा से चुनाव लड़ना चाहता है तो दूसरा बसपा से। खैर, इस सीट के और भी तमाम समीकरणों पर हम विस्तार से बात करेंगे। चलिए उससे पहले देखें तो पहली बार यहां 2012 में हुए चुनाव में सपा को सफलता मिली और अरुण वर्मा ने विधानसभा सीट की दहलीज पार की। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सीताराम वर्मा को टिकट दिया। बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे सीताराम वर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बसपा के राज प्रसाद को 18,000 से ज्यादा मतों के अंतर से शिकस्त दी, जबकि पिछले चुनाव में सपा तीसरे नंबर पर रही थी। सुल्तानपुर सदर सीट पर अनुसूचित जाति का दबदबा रहा है। इस जाति वर्ग के करीब 75,000 मतदाता उम्मीदवार का सियासी भाग्य तय करते हैं। इसके अलावा करीब 70,000 ब्राह्मण वोटर्स की भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। वहीं मुस्लिम और कुर्मी मतदाता 45,000 के करीब हैं, जबकि क्षत्रिय और यादव वोटर्स 35,000 के आसपास हैं। क्षेत्र में कुल मतदाताओं की बात करें तो इनकी संख्या लगभग 3,50,000 है। सुल्तानपुर सीट हर सियासी दल के लिए खास है, लेकिन इसके बावजूद यहां अब तक उम्मीद के मुताबिक विकास नहीं हो सका है। रोजगार आज भी बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार की बहुत ज्यादा दरकार है। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था भी बहुत खराब है। जगह जगह गंदगी नजर आती है। बारिश के समय सड़कें पानी में डूब जाती हैं। वहीं आवारा पशु भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। सड़कों पर जगह जगह इनके जमावड़े के चलते अक्सर हादसे होते रहते हैं। खैर, अब इन सब के बीच सुल्तानपुर की जनता किसे अपना सिकंदर चुनती है और क्या यहां से जीतने वाली पार्टी की ही प्रदेश में सत्ता बनेगी, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और चलिए रिपोर्ट के बाद अब सुल्तानपुर विधानसभा सीट के हर एक सियासी समीकरण पर विस्तार से बात करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ लखनऊ से सहयोगी प्रशांत राव और सुल्तानपुर से संवाददाता महेश द्विवेदी जुड़ गए हैं। सबसे पहले संवाददाता महेश का मैं रुख करूंगी। महेश, क्योंकि ये सीट काफी अहम मानी जाती है, कहा जाता है कि यहाँ के मतदाता सिर्फ विधायक नहीं चुनते, सत्ता चुनते हैं, तो ऐसे में आखिर इस बार का जो सियासी समीकरण है क्या कुछ कहता है? जी वर्षा जी, हम आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विधानसभा में अभी तक जिस पार्टी के विधायक विजयी हुए हैं उसी की ही सरकार बनी है। जैसे 2007 में देख लिया जाए तो बहुजन समाज पार्टी के ओम प्रकाश सिंह विधायक रहे हैं, जबकि 2012 में समाजवादी पार्टी ने अपनी जीत यहाँ पे हासिल की थी। वहाँ से अरुण वर्मा जी विधायक चुने गए थे। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार सीताराम वर्मा को विजयी बनाने में कामयाब रही है।
सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के निर्णायक जो मतदाता हैं उसमें मेन रोल अदा करते हैं ब्राह्मण मतदाता। दूसरे नंबर पे यहाँ पे एससी बिरादरी के जो लोग हैं वो दूसरे नंबर पे मतदाता में हैं। तीसरे नंबर पर ओबीसी मतदाता भी यहाँ पे तीसरे नंबर पे हैं, जिसमें बर्मा बाहुल्य माना जाता है। बर्माओं की संख्या मतदाताओं की अधिक है यहाँ पे। और इसमें मुख्य रूप से 2 ब्लॉक आते हैं, मोतीगरपुर और जयसिंहपुर। और आंशिक रूप में देखा जाए तो कूड़े भार और दोस्तपुर ब्लॉक के कुछ अंश इस विधानसभा में आते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि मुख्यालय से इसकी दूरी लगभग 35 किलोमीटर के समथिंग है। और बरसात के समय में यहाँ पे आना जाना बड़ी मुश्किल होती है कि हल्की सी भी बरसात हुई तो कीचड़ और रोडों पे गड्ढे, पानी का भराव। और सबसे अहम बात जो इस समय की है कि छुट्टा जानवर, आवारा जानवर जो किसानों के फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। रात दिन किसान अपने अपने खेतों में रहकर खेतों की रखवाली करते हैं। ये सबसे बड़ी बिल्कुल महेश, क्योंकि देखिए यहाँ से ही सत्ता का रास्ता जाता है, यहीं से सत्ता का दरवाजा खुलता है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर विकास कार्य नहीं हुए हैं। और साथ ही साथ बड़े शहर इससे लगे हुए हैं, चाहे वो लखनऊ की बात कर ली जाए, चाहे वो प्रयागराज की बात कर ली जाए, चाहे अयोध्या की। और ऐसे में इसके बावजूद भी यहाँ पर विकास कार्य नहीं हुआ है। आखिर तीनों ही पार्टियों को यहाँ पर मौका दिया गया, लेकिन विकास नहीं हुआ यहाँ पर। जी, मौका तो सारी पार्टियों को मिल चुका है, बावजूद इसके किसी ने इस पे बिल्कुल हर चीज से विकास के नाम से कोई भी विकास नहीं करवाया। वो सिर्फ जीतने के बाद अपना शासन तंत्र में अपना कोई मंत्री रहा, कोई विधायक रहे, लेकिन कोई उससे मतलब नहीं रहा कि क्षेत्र की जनता को क्या समस्या है, इस समस्या से निजात मिलना चाहिए या नहीं, इससे किसी को कोई मतलब नहीं रहा। और ये क्षेत्र की जनता दुर्दशा अपनी भोगती रही। देखने की बात यह है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता क्या निर्णय लेती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महेश, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर तो त्रिकोणीय मुकाबला माना जाता है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने भी चुनावी शंखनाद यहीं से किया है। तो क्या माना जाए, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए इस वक्त ये कितनी जो विधानसभा सीट है कितनी अहम देखी जा रही है? यहाँ के मतदाता आम आदमी पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं? जी, आम आदमी पार्टी, चूंकि लोगों का ये मानना है कि अभी इस चुनाव में अपना वर्चस्व सुल्तानपुर जिले में कायम नहीं कर पाएगी, और वो भी सदर विधानसभा पे तो बिल्कुल नहीं कायम कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो मुख्य लड़ाई होगी वो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में त्रिकोणात्मक स्थिति होगी। बिल्कुल, आप बने रहिए महेश। लखनऊ से हमारे साथ प्रशांत लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, देखिए जिस तरह से हम महेश से भी यही बात कर रहे थे कि ये जो सीट है काफी अहम है, और यहाँ के जो मतदाता है उस लहर को भांपने में इतने ज्यादा एक्सपर्ट हैं कि उन्हें पता है कि इसकी सरकार आने वाली है और उसी दल को चुनते हैं। तो ऐसे में इसको लेकर इसके पीछे की आखिर क्या कुछ वजह हो सकती है? साथ ही साथ ये भी बताइएगा ये जो सिलसिला है आखिर कब से शुरू हुआ? जी बिल्कुल, देखिए वर्षा, सबसे पहले अगर शुरुआत करूं तो अगर उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनावी समर की बात करूं तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का सुल्तानपुर जनपद के कूड़े भार से शुभारंभ किया था और देश की जनता को इस राष्ट्रीय राजमार्ग का उन्होंने तोहफा दिया था। तो वहां से उस सुल्तानपुर की जो जनता है वो काफी प्रभावित दिखाई दी, और क्योंकि एक बड़ी सौगात दी थी जहां से जनपद को जोड़ा जा सकता था, और खुद विधानसभा यानी कहा जाए कि लखनऊ के लिए उन्होंने सुगम एक रास्ता दिया था। उसके साथ ही ऐतिहासिक बताए जाने वाले इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की सौगात सुल्तानपुर के कूड़े भार से निकली है, और इस सुल्तानपुर सदर विधानसभा कूड़े भार का जो अंश आता है वो इसमें भी है। और ऐसे में क्योंकि अगर कहा जाए कि वहां से भारतीय जनता पार्टी के सीताराम वर्मा वहां से विधायक हैं, तो अब 2022 के परिदृश्य में देखा जाए कि यहाँ सबसे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी ने हैट्रिक मारी है, उसके बाद जनता दल, जनता पार्टी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और फिर सपा का नंबर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को जहां अपनी सीट बचाना चैलेंजिंग है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी
अपनी खोई हुई सीट को दोबारा पाना चाहती है, तो समाजवादी पार्टी भी कोशिश में है कि किस तरीके से वो यहाँ पर दोबारा से काबिज हो पाए, क्योंकि 2017 तक यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अरुण वर्मा विधायक रहे हैं और उसके बाद सीताराम वर्मा जो 2016 में बहुजन समाज पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी राजनीतिक स्थिति को देखा और उनकी जो जनभावना थी उसको देखा और उन्होंने 2017 का प्रत्याशी बनाया। भारतीय जनता पार्टी का वहां से कमल खिला। तो 1991 के बाद 2017 में यहाँ खिला। 1991 में यहाँ पे जिसमें सरकार थी, 1992 में जिसमें मस्जिद डेमोलिशन हुआ था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई थी, तो फिर यहाँ सपा के उम्मीदवार ने यहाँ खाता खोला था 1993 के बाई इलेक्शन में। तो उसके बाद फिर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा 1996 का चुनाव हुआ, 96 से लेकर 2007 तक यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा रहा। तो जिस तरीके से महेश द्विवेदी वहां बता रहे थे, सुल्तानपुर के हमारे संवाददाता, कि अब की बार जो त्रिकोणीय मुकाबला आ रहा है, भले ही वह आम आदमी पार्टी हो, आजाद समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी के साथ भारतीय सोहेल पार्टी का जो गठबंधन है वो कितना कामगार होता है, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, जिस तरीके का जो मतदाता है वहां पर, देखो मुस्लिम एक मतदाता है, उसके बाद जो वर्मा है, कुर्मी बिरादरी है, ये खासकर अपना निर्णय वोट वहां हमेशा देता है। और सबसे ज्यादा बहुतायत संख्या कहा जाए तो वह अनुसूचित वर्ग के साथ ब्राह्मण वर्ग की है। फिर इसके बाद जो वहां जो ओबीसी का वोट कहा जाता है, वर्मा यानी कि कुर्मी बिरादरी का वोट, वो अहम होता है। वो हमेशा ही एक नए प्रत्याशी को वहां जन्म देता है और उसको जिताकर विधानसभा भेजता है। और इसके साथ ही ये लकी विधानसभा भी कही जाती है कि जो भी प्रत्याशी जिस दल से यहाँ जीतता है उसकी सत्ता होती है। और एक चीज और बता दूं कि ये वो धरती है सुल्तानपुर की जहां से कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीपत मिश्रा का भी सुल्तानपुर के कादीपुर विधानसभा में जन्म हुआ था और राजनीति में बड़ा नाम था, लेकिन कांग्रेस में उपेक्षा का शिकार रहे, इसलिए शायद सुल्तानपुर में, पूरी जनपद की बात कर रहा हूँ वर्षा, वो उपेक्षा का शिकार हुई कांग्रेस। और यहाँ सुल्तानपुर में जैसे रहता था कब्जा सदर विधानसभा, जो पहले में 2009 के पहले यहाँ जयसिंहपुर विधानसभा थी, तो वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते रहे हैं। लेकिन आप बने रहिए, इस वक्त हमारे साथ पृथ्वीपाल सिंह समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पृथ्वीपाल जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। धन्यवाद। पृथ्वीपाल जी, काफी अहम सीट है, सत्ता की कुर्सी का दरवाजा यहीं से जाता है। आखिर इस बार क्या कुछ आपकी तरफ से तैयारियां की गई हैं कि आप यहां पर काबिज हो, उसके बाद उत्तर प्रदेश की गद्दी पर भी काबिज हो जाए? देखिए, अब की बार जो है सुल्तानपुर में 5 सीट है विधानसभा की, 500 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा। 500 सीट हम लोग जीत करके माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। 500 प्रत्याशी हमारे जो समाजवादी पार्टी से होंगे, 500 जीतेंगे अब की बार। ठीक है, लेकिन पृथ्वीपाल जी देखिए, 2012 में समाजवादी पार्टी को यहाँ से समर्थन मिला, लेकिन 2017 में फिर वहाँ पर कमल खिला। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या कुछ यहाँ पर गलतियां हुई होंगी और क्या आपकी तरफ से इस तरह की बातें सामने आई होंगी कि आप एक बार फिर से जो जनता का समर्थन है वो हासिल नहीं कर पाए और 2017 में यहाँ से आपको हार मिली? देखिए, 2017 में भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने झूठ बोल दिए थे, लोगों के बीच में इतने झूठे वादे कर दिए थे कि लोग उससे गुमराह हो गए। लेकिन पृथ्वीपाल जी, वहाँ की जनता इतनी नासमझ नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है अगर वो जिस पार्टी को समर्थन देंगे सरकार उसकी बनेगी। अगर आप उसे झूठ बोलेंगे तो कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि वो काफी एक्सपर्ट है। देखिए, समाजवादी पार्टी के माननीय नेताजी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कभी झूठ नहीं बोले। जो भी वादे किए हैं, जो भी चुनाव के समय घोषणा पत्र में वादे किए हैं, उसको अक्षरशः पूरा किए हैं, पालन किए हैं उसका, और सब जनता के बीच में उसको लागू किए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे झूठे वादे करके 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, किसानों का गन्ना भुगतान होगा और बेरोजगारी कम होगी, महंगाई कम होगी, तमाम ऐसे ऐसे झूठे झूठे वादे किए हैं, लेकिन एक भी पूरा करने का काम नहीं किए। और जिससे कि सब पूरे प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता परेशान है। हमारे जनपद में अब की बार भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का काम करेगी हमारे जनपद के वासी। पृथ्वीपाल जी, लेकिन देखिए, बीजेपी की तरफ से फर्क साफ है करके एक पोस्टर भी जारी किया जा रहा है, चाहे आप एडवर्टीजमेंट के जरिए भी इसे समझ लीजिए। उसमें वो सीधे कह रहे हैं कि फर्क साफ है। इसका मतलब यही है कि 2012 में जो विकास नहीं हुआ वो 2017 में हुआ है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, 2012 से 17 के बीच में इतना विकास हुआ है कि आप सब उसको खुद देख रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर और उसके बाद 108 नंबर, 102 नंबर, और फिर क्या कहते हैं, किसानों की सिंचाई फ्री, बिजली की व्यवस्था और लोगों को लैपटॉप, कन्या विद्याधर, रोजगार
तमाम ऐसी और किसानों के मतलब बीमा 5 लाख रुपए, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो समाजवादी पेंशन, महिलाओं को 55 लाख, बेरोजगारी, तमाम ऐसी योजनाएं चलाए थे जो कि जनता को डायरेक्ट उसका लाभ मिला था। लेकिन पृथ्वी पाल जी, इस बार 2022 में अगर आपको यहाँ पर समर्थन मिलता है तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी यहाँ पर, क्योंकि लगातार यहाँ पर विकास से ये जो सीट है काफी दूर रही है। 2022 में जनता हमको आशीर्वाद देगी और हमारी पार्टी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी, और उसमें जब हमारी सरकार बन जाएगी, आप जो पूछ रहे हैं, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तमाम जो अभी देख रहे हैं घोषणा पत्र में घोषणाएं कर रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे और महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन देने का काम करेंगे। अभी आज घोषणा हुई है जो हमारे प्रदेश के जो राज्य कर्मचारी हैं जिनकी पेंशन भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया था, उसको भी देने का काम करेंगे। अनुदेशक, शिक्षा मित्र और जो है जितने भी कर्मचारी हैं जो इस भाजपा की सरकार से परेशान है, सबको राहत देने का काम करने का काम करेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पृथ्वी पाल जी हमसे जुड़ने के लिए, इतना समय देने के लिए। और लखनऊ से प्रशांत राव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आपने भी सुना पृथ्वी पाल जी कह रहे हैं कि इस बार हमारी ही सरकार बनेगी, इस सीट से भी हम ही आएंगे, तो ऐसे में वादे किए जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे आखिर क्या कुछ दावा है और किस तरह की वजह है? क्योंकि सरकार की तरफ से फर्क साफ है करके पोस्टर्स भी जारी किए जा रहे हैं, उसमें यही कहा जा रहा है कि देखिए फर्क साफ है, लेकिन यहाँ पर तो वादे किए जा रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि हमारी ही सरकार बनेगी। जी बिल्कुल, दावा और वादे और कस्में यही चल रहा है कि 2022 के चुनाव में कैसे जीतें और कैसे जो सत्ता दल है उसको कुर्सी से हटाया जाए। तो तमाम पार्टियों के नेता लगातार अपने वोटरों से दावा कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, कस्में खा रहे हैं। तो इन चीजों पर जनता आने वाले समय का परिणाम देगी। लेकिन अभी जो वहां पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष पृथ्वी पाल यादव जी जुड़े थे, अब वो ये नहीं बता पाए कि जनपद में अखिलेश यादव की सरकार में लोगों को क्या सुविधाएं मिली, ऐसी कौन बहुत सी मूलभूत योजनाएं वहां लागू की गई हैं जिससे वहां जनता लाभान्वित हुई है। वर्षा, बता दूं कि सबसे पिछड़ा क्षेत्र इसलिए भी है कि वहां पर जयसिंहपुर नगर पंचायत है और नगर पालिका सुल्तानपुर है, और उसके साथ ही वहां से जो जगदीशपुर मार्ग है, इतना जर्जर मार्ग है जहां पर लोगों का कम से कम हजारों की संख्या वाहन वहां प्रतिदिन आवागमन होता है, लेकिन इतना जर्जर मार्ग है जिसका शायद भारतीय जनता पार्टी भी निराकरण नहीं करा पाई है। और यही दर्श 2007 के बाद 2012 और 2017 में जनता को भोगना पड़ रहा है। तीनों सरकार ही नहीं, तीनों सरकारों ने उस मार्ग के ऊपर ध्यान नहीं दिया है जो करीब 12 किलोमीटर लंबा मार्ग है, और आज भी कहा जाए कि एकल लाइन है, वहां पर एक दिशा का मार्ग है, लेकिन वहां पर जो दुर्दशाएं हैं वो लोगों को आज भी प्रभावित करती हैं। और इसके साथ सुल्तानपुर सदर की बात की जाए तो वहां नगर पालिका होने के बावजूद जिस तरीके का लोगों को एक नगर का जो दर्जा मिलता है या कहा जाए एक नगरीय व्यवस्था वहां होती है वो नहीं है, साफ सफाई नहीं है, लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, अच्छे मार्ग नहीं है। तो ये सब चीजें लोगों को वहां दंश झेलने पड़ रहे हैं, और इसीलिए 2017 में लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया था कि नई सरकार आएगी, वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी और सुल्तानपुर का जो जनपद गिना जाता है, नाम है, उसका विकास होगा, एक नई पहचान होगी। वो सब चीजें नहीं हो पाई हैं। भले ही सीताराम वर्मा वहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, वो भी शायद आप बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी मैडम, नमस्ते। अभिषेक जी, क्योंकि देखिए 2022 में अब तो चुनाव नजदीक है, ऐसे में अब क्योंकि देखिए कांग्रेस भी लगातार मैदान में है प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, इस बार क्या लगता है सुल्तानपुर सदर विधानसभा सीट पर आप काबिज हो पाएंगे? क्योंकि यहीं से सत्ता का रास्ता यहीं से जाता है। आखिर किस तरह की तैयारियां की गई हैं? जी मैम, हमारा संगठन पूरा बूथ तक खड़ा हो गया है। इसके पहले जो कांग्रेस का संगठन ब्लॉक तक रह जाता, सीमित रहता था, आज बूथ तक खड़ा है। और जो क्षेत्र की हमारे स्थिति है, खासकर सदर विधानसभा की सड़कें इतनी जर्जर है, 5-5 फीट गड्ढे हैं उसमें सड़कों में। और सम्मानित विधायक जी से जब जनता इसकी शिकायत करती है, बिजली की, सड़क की, खाद की मांग करती, विधायक जी का कहना था कि आपने हमको वोट थोड़ी नहीं दिया, आपने जो जिसको वोट दिया उससे कहिए, आपने तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, ना कि सीताराम वर्मा जी को वोट दिया। तो विधायक जी के ऐसे जवाब और यही सारे मुद्दे लेकर जनता आपकी बार पूरे मूड में है कि हम अपने बीच के ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनेंगे जो हमारी सुनेगा, हमारी समस्याओं को सुनेगा, हमारे सुख दुख में रहेगा। तो इन्हीं सब मुद्दों और एक मजबूत संगठन के साथ हम लोग मैदान में उतरेंगे और सदर पे फतह करेंगे। बिल्कुल अभिषेक जी, क्योंकि अगर पिछले 3 विधानसभा चुनावों का परिणाम पर अगर नजर डालें तो कांग्रेस नजर नहीं आई है,
लेकिन इस बार क्योंकि 2022 में बहुत ज्यादा अहम है और प्रियंका गांधी खुद मैदान में है, आखिर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही क्या इस सीट के लिए आपको? जी जी मैम, मेहनत तो हम लोग मैडम 2 साल से लगातार कर रहे हैं। एक हम लोग को पूरा समझिए कि उतना कोई वेतनभोगी मेहनत नहीं करता होगा जितना हम लोग से पार्टी ने हमारी मेहनत कराई। हम लोग संगठन सृजन किए, न्याय पंचायत किया, गांव-गांव जा जाके हम लोगों ने संगठन बनाए हैं। तो अब कांग्रेस का इस तरह का संगठन खड़ा है कि जो मतलब जमीन पे खड़ा है, जो काम करने के लिए खड़ा है। अब किताब और डायरी वाला संगठन नहीं रह गया है। इन्हीं संगठनों के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीत के आएंगे। बिल्कुल अभिषेक जी, और देखिए यहाँ के जो मतदाता हैं काफी एक्सपर्ट हैं, काफी होशियार हैं, वो किसी के जुमलों में नहीं फंसते, सीधे विकास की बात करते हैं। तो क्या, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपने 2 साल से लगातार बूथ स्तर पर कार्य कर रहे हैं, आखिर जनता के बीच आप किस तरह से गए, वहां पर किस तरह का माहौल देखा जा रहा है? मैडम, जनता की लड़ाई भी हम लोग लड़ते रहे, चाहे महंगाई के खिलाफ, चाहे आप देखे होंगे शहर में पटरी गुमटी के खिलाफ भी कांग्रेस जमीन पे उतरी, 2 बार जिलाधिकारी का घेराव किया। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने घेराव किया। अभी जयसिंहपुर में धान खरीद नहीं हो रही थी, जयसिंहपुर तहसील जो सदर विधानसभा की तहसील है, वहाँ पे हम लोगों ने 5 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। वहाँ PWD के, बिजली विभाग के, धान खरीद के सारे अधिकारियों को वहाँ उप जिलाधिकारी ने बुलाया, सबके बीच पंचायत हुई, तब जाके हम लोग वहाँ से उठे। तो कांग्रेस हमेशा से जनता की लड़ाई लड़ती आई है और वहाँ की जनता ये देख भी रही है कि कांग्रेस के अलावा कोई बोलता ही नहीं है। लोग अपनी पार्टी की रैलियां कर लेंगे, पार्टी के सम्मेलन करेंगे, लेकिन जनता की आवाज जहाँ उठानी होगी, जहाँ सड़क की बात करनी होगी, जहाँ बिजली की बात करनी होगी, जहाँ खाद की बात करनी होगी, वहाँ नहीं बोलेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभिषेक जी हमसे जुड़ने के लिए, इतना समय देने के लिए। प्रशांत हमारे साथ लगातार लखनऊ से बने हुए हैं। प्रशांत, तो सुना आपने, वो भी यही कह रहे हैं कि जनता वहां की जो है वो कांग्रेस के अलावा किसी का बोलती ही नहीं है, कांग्रेस के अलावा वहां पर कुछ है ही नहीं। जी बिल्कुल, देखिए वो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, वो अपनी ही पार्टी की बात करेंगे, लेकिन उनको मालूम हो कि अभी जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जब वहाँ कूड़े बहार से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की जनता को सौगात दे रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री के संबोधन में वहाँ के जो वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीपद मिश्रा का नाम आया था। उन्होंने साफ तौर से कहा प्रधानमंत्री ने कांग्रेस में उपेक्षित रहे हैं, तो ऐसे में जो ब्राह्मण वोट बैंक था वहाँ का, जो भारतीय जनता पार्टी में खसक गया है क्योंकि उनकी उपेक्षा के बाद, और लगातार भारतीय जनता पार्टी वहाँ सीटों पर विजयी होती आई है, कांग्रेस का पतन हो गया है। तो ऐसे में कहा जाए कि कांग्रेस कितना संगठन अपना खड़ा कर पाती है, एक बार वो विश्वास जीत पाती है कि नहीं। लेकिन अब 2022 के समीकरण अगर वर्षा बता दूं तो इस विधानसभा सीट पर, क्योंकि ब्राह्मण और दलित बराबर हैं, उसके साथ ही मुस्लिम और ओबीसी में कहा जाए कि कुर्मी बिरादरी में वर्मा वोट सबसे सर्वाधिक है, तो कितना वहां पे लोगों को फायदा मिलता है तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन अभी जो मुकाबला देखा जा रहा है वो त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन जिस तरीके का वहां जो वोट है, मुस्लिम वोट है, अगर AIM वहां अपना प्रत्याशी उतारती है तो जरूर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। तो वहीं आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर भी दम भर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, और उसके साथ ही आम आदमी पार्टी भी लगातार कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में कैसे अपने विधायकों की जीत मिले और इसके साथ ही विधानसभा में उनको जगह मिले। तो 2022 के ही परिणाम बताएंगे, लेकिन वहाँ बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर सिर्फ मुख्य पार्टियां नहीं, बाकी दूसरी पार्टियां भी मैदान में है और अपना दमखम दिखा रही है, लगातार जीत का दावा कर रही है। ऐसे में अब ये अंदाजा लगाना आखिर मुश्किल हो जाएगा कि 2022 में आखिर कौन उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालेगा। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ कुर्सीनामा में आज के लिए इतना ही। कल उत्तर प्रदेश के किसी और विधानसभा क्षेत्र आपको लेकर चलेंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।